हेलो बच्चों, तुम लोग को आज पढ़ाते हैं कोलिजन थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग दो, कोलिजन थ्योरी क्या है। कोलिजन थ्योरी, देखो कोलिजन थ्योरी का मतलब क्या है। जब रिएक्टेंट से मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो मॉलिक्यूल्स का ओल्ड बॉन्ड टूटता है और एक न्यू बॉन्ड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, तब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लेते हैं तेरे पास क्या है, ध्यान देना, ए गैस है प्लस क्या है, बी गैस, दोनों कंबाइन किया और मान ले क्या बन गया, ए बी गैस। तो कैसे बना होगा, ये ए और बी को क्या रखेंगे, एक क्लोज रखे कंटेनर में, तो मॉलिक्यूल ए और बी आपस में टकराता होगा और जिस कंटेनर में रखे उसके इनर वॉल में टकराता होगा। जब टकराएगा तो यहाँ पर ए है तो बहुत सा ए मॉलिक्यूल्स के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ बी है तो बहुत बी मॉलिक्यूल्स के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब टकराएगा तो इसका ए का बॉन्ड टूटेगा, बी का बॉन्ड टूटेगा और एक नया बॉन्ड क्या बन जाएगा, बताओ, ए और बी के बीच बन जाएगा। इसी बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। मतलब यहाँ क्या रहा, ओल्ड बॉन्ड टूट रहा है, इसका बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है। ओल्ड बॉन्ड इज क्या, ब्रेक, बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है और एक न्यू बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है। न्यू बॉन्ड इज क्या, फॉर्म्ड, और वो रिएक्टेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान ले तेरे पास H2 गैस है, ध्यान देना, H2 गैस प्लस क्या, Cl2 गैस, दोनों कंबाइन करेगा और कंबाइन कर क्या बन जाएगा, HCl गैस। तो कैसे बनेगा, जब H2Cl2 को क्लोज कंटेनर रखेंगे तो H2Cl2 में आपस में कंबाइन होगा और जिस कंटेनर रखें उसके इनर वॉल में भी क्या करेगा, टकराएगा। मतलब H2Cl2 को क्या किए, एक क्लोज कंटेनर रखे हैं तो H2Cl2 में आपस में कोलाइड हो रहा है और जिस बर्तन रखे उसके इनर वॉल से भी क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। ये कंबाइन कोलाइड कर रहा है, या अपने आप भी क्या हो रहा है, कोलाइड हो रहा है। कोलाइड होने से इसका ओल्ड बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा और एक नया बॉन्ड में क्या कन्वर्ट होगा। उसी बोलते हैं कोलिजन थ्योरी, इसी बोलते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखो, तो H के बीच बॉन्ड है और यहाँ क्या बता, Cl के बीच बॉन्ड है। जब कोलाइड होगा दोनों मॉलिक्यूल तो इसका बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, ओल्ड बॉन्ड टूटेगा, एक नया बॉन्ड क्या बनेगा, बताओ, H और Cl के बीच क्या होगा, एक नया बॉन्ड बनेगा और मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। तो बोले कोलिजन थ्योरी क्या बताओ, तो बोलना सर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट का गैस मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करता है, कोलाइड करता है, एक दूसरे से कोलाइड करता है और अपने आप भी क्या करता है, कोलाइड करता है और जिस बर्तन रखे हैं उससे भी क्या करता है, कोलाइड करता है। कोलाइड करने से उसका ओल्ड बॉन्ड क्या होता है, टूटता है और एक नया बॉन्ड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। उसी बोलते हैं क्या, कोलिजन थ्योरी। चलो अब इसमें आता है कि एक होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। सुनो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहता है कि एक सेकेंड में जिस कंटेनर में मॉलिक्यूल को रखे हैं तो एक सेकेंड वो कितना बार कोलाइड करता है, उसी बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग जेड स्टार्स डिनोट करते हैं, जेड स्टार से। तो वो पूछेगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, बोल देना कि जिस कंटेनर में मॉलिक्यूल्स को रखे हैं वो एक सेकंड में कितना बार क्या करता है, एक दूसरे से कोलाइड करता है, एक दूसरे से और अपने आप में कितना बार क्या करता है, कोलाइड करता है। उसी बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक आता है इफेक्टिव कोलिजन, ध्यान देना, ये सब टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव कोलिजन क्या है, सुनो, पहले समझो। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब मॉलिक्यूल्स ऐसा कोलाइड करे, ऐसा वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड करे, प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करे कि मॉलिक्यूल्स का ओल्ड बॉन्ड टूट जाए और वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। उसी बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, कि ऐसा मॉलिक्यूल कोलाइड करे, ऐसा कोलाइड करे कि वो डायरेक्ट रिएक्टेंट से क्या बता, प्रोडक्ट में क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। उसी बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन, ओरिएंटेशन बैरियर,
एक होता है क्या, ओरिएंटेशन बैरियर होता है, और एक होता है एनर्जी बैरियर। बताते सब अभी ये सब। एनर्जी बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब मॉलिक्यूल वेल ओरिएंटेशन में, प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या करता है, कोलाइड करना चाहे, जिससे कि उसका ऑल बॉन्ड टूट जाए और वो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाए। उसके बाद बात करते हैं एनर्जी बैरियर के बारे में। देखो जैसे मान लेते हैं, ध्यान देना कि मान लेते हैं तेरे पास ए बी मॉलिक्यूल है। देखो तो ये ए है, ये भी तेरा क्या है, ए है, ये बी है, ये भी बी है। देखो तो यहाँ वेल ओरिएंटेशन में है। देखो ये ए कोलाइड करेगा, बी भी क्या करेगा, मतलब वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड करेगा। जैसे कोलाइड करेगा तो इसका ऑल बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और एक नया बॉन्ड क्या बनेगा, ए बी के बीच बनेगा। तो एक बॉन्ड का टूटना एक साथ और एक बॉन्ड का जुड़ना, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये देखो तो यहाँ ए और बी के बीच बॉन्ड बन रहा है, देखो तो, और ए का बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है। यहाँ पे बी का बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, और ए बी का बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। तो एक बॉन्ड का टूटना और एक बॉन्ड का जुड़ना एक साथ, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो क्या बना है बताओ, ट्रांजिशन स्टेट बना यहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है तो उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होता है। तुरंत क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का ऑल बॉन्ड टूट जाएगा और न्यू बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ए बी में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान ले तेरे पास क्या है, देखो तो H2 गैस है और क्या है, Cl2 गैस है। जब वेल ओरिएंटेड में कोलाइड करेगा, जैसे मान ले यहाँ भी H है, यहाँ पर भी H है, ध्यान देना, यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पर Cl है। देखो तो ये वेल ओरिएंटेड में कोलाइड करेगा, कि H के बीच कोलाइड होगा, HCl के बीच कोलाइड होगा। यहाँ पर देखो तो HCl के बीच क्या होगा, कोलाइड होगा। तो कोलाइड वेल ओरिएंटेशन में हो रहा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रहा है। तुरंत क्या होगा बता, ये H का बॉन्ड और Cl का बॉन्ड क्या टूट जाएगा और एक नया बॉन्ड क्या बनेगा, H और Cl के बीच बनेगा। तो एक साथ एक बॉन्ड का टूटना और एक बॉन्ड का बनना, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो क्या बनेगा बता, तो H का बॉन्ड टूट रहा है, Cl का बॉन्ड क्या है, टूट रहा है, और HCl के बीच क्या बॉन्ड बन रहा है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। तो एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी घटता है, तुरंत क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और आपका HCl में क्या हो जाएगा बताओ, कन्वर्ट होगा। तो कब ऐसा होगा, जब मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होगा, वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड होती है। यहाँ पर वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड हो रहा है। अगर देखो तो मान लेते हैं, अगर ऐसे दिखा दिए, ध्यान देना कि वेल ओरिएंटेशन ने दिखाया, मान ले यहाँ देखो, यहाँ ए और ए कर दिए और यहाँ भी क्या क्या बता, बी और बी कर दिए। देखो दोनों ई मॉलिक्यूल है, देखो ये कोलाइड हो रहा है, लेकिन ये कोलाइड नहीं हो रहा है, या प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड नहीं हो रहा है। जब प्रॉपर ओरिएंटेशन में प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड नहीं हो रहा है तो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में शिफ्ट नहीं होगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में शिफ्ट होने के लिए मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या होगा, कोलाइड होगा। तो उसके लिए क्या होगा, जब प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड होगा तो उसका ऑल बॉन्ड टूट जाएगा और एक नया बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तभी मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, लिख लो। अच्छा, एक होता है एनर्जी बैरियर। ये क्या होता है, सुनो पहले। एक होता है एनर्जी बैरियर, पहले समझो, नोट्स तो कहीं भी मिल जाएगा। देखो एनर्जी बैरियर का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स को, अगर मान लो कोई भी मॉलिक्यूल्स क्लोज कंटेनर में है तो कुछ ना कुछ कोलाइड करता होगा, है ना। मान लो कोई प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड नहीं किया, ठीक है, फिर भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। तो उस एनर्जी को बोलते हैं एवरेज एनर्जी। मान लेते, सुनो कि ये एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। इधर एनर्जी बढ़ रहा है, इधर रिएक्शन प्रोग्रेस, इधर रिएक्शन हो रहा है। ध्यान देना, रिएक्शंस क्या बताओ, प्रोग्रेस, और
यहाँ एक होता है एनर्जी बैरियर, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए इस लाइन को क्रॉस करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर बोलते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, तो एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा यार, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मान ले यहाँ एक रिएक्टेंट है, किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, तो उसके बाद कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, भले वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड नहीं किया, कुछ तो कोलाइड क्या होगा, कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा। उस एनर्जी को हम बोलते हैं एवरेज एनर्जी, ध्यान देना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, एवरेज एनर्जी बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल्स को इतना एनर्जी चाहिए, अगर इतना एनर्जी मिल जाएगा ना, जैसे ही इस एनर्जी बैरियर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना एनर्जी कैसे लाना पड़ेगा, या तो वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड करके एनर्जी को लाओ, या तो टेम्परेचर को बढ़ा दो ताकि मॉलिक्यूल्स क्या करे, टेम्परेचर को लेके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। इतना एनर्जी को लाना पड़ेगा जहाँ से भी लाए। तो ये एनर्जी को, ये एनर्जी जो लाएगा, ये वाला एनर्जी ऐसे जो एनर्जी लाएगा, तो यहाँ जाने पर एनर्जी बढ़ जाता है, तो स्टेबिलिटी घट जाता है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करें, कुछ एनर्जी को लॉस करके वो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ से जो यहाँ तक इसको एनर्जी लगा कहीं से भी, या तो कहाँ से लाए, या तो वेल कोलाइड करके लाए वो एनर्जी, या तो टेम्परेचर को बढ़ा दो ताकि मॉलिक्यूल को इतना एनर्जी मिल जाएगा और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाए। तो यही एनर्जी को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम लोग E से डिनोट करते हैं, ये एनर्जी। तभी मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स क्या होगा, प्रोडक्ट में शिफ्ट होगा। यहाँ पर पहुँचने के बाद एनर्जी बढ़ जाता है, कुछ एनर्जी को लॉस कर देगा वो, और रिएक्टेंट्स क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, टोटल एनर्जी को बोलते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एनर्जी को बोलते हैं हम लोग आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी। ध्यान देना, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर बता, तो एवरेज एनर्जी, क्या बता, एवरेज एनर्जी प्लस क्या, बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों के सम के बराबर है क्या, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको मिटाते हैं ग्राफ को, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं इसको ET से, और एवरेज एनर्जी लिखते हैं हम लोग ER से, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या लिखते हैं हम लोग, EA से लिखते हैं। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो क्या करेंगे बताओ, टोटल एनर्जी से क्या करेंगे, एवरेज एनर्जी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा बताओ, आपका एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा। लिख लो। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी का भी दो ग्राफ होता है, कि एक्सोथर्मिक में और एक एंडोथर्मिक। इसको लिखो पहले। इसी बोलते हैं एनर्जी बैरियर, मतलब इतना तुमको एनर्जी लाना पड़ेगा, कहीं से लाओ, वेल ओरिएंटेड करके लाओ, वेल कोलाइड करके लाओ, ठीक है, या तो आपको टेम्परेचर उसे बढ़ा दो ताकि उतना एनर्जी मिल जाए कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। चलो अब बात करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ होता है, एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ होता है दो फॉर्म में होता है। एक होता है एक्सोथर्मिक के फॉर्म में। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा ना तो एनर्जी को लॉस कर देगा। मतलब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में शिफ्ट होगा तो क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा। अरे एनर्जी हीट दोनों एक ही फॉर्म है, एनर्जी भी हीट का एक फॉर्म है। तो अगर प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा ना, इसका मतलब लॉस ऑफ हीट हो रहा है, लॉस ऑफ हीट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए तुमसे हीट ले रहा है। तो जब रिएक्टेंट की ओर प्लस हीट लिखा रहेगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब यह हीट क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। हीट क्या बताओ, गेन हो रहा है, इसको बोलते हैं क्या, एंडोथर्मिक।
एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ होता है, बताते हैं, देखो यहाँ तक पहले। चलो अब पहले बात करते हैं एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ। देखो एक्सोथर्मिक देखो, तो मान लेते हैं ये आपका एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, इधर एनर्जी बढ़ रहा है, इधर रिएक्शंस हो रहा है, रिएक्शन प्रोग्रेस है, और यहाँ पर क्या है, एक एनर्जी बैरियर है, ये एनर्जी बैरियर है, ये मॉलिक्यूल से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये बैरियर को पार करना पड़ेगा। और मान लेते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, जो उसके पास जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी बोलते हैं। अब इसको पार करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, ये वो एनर्जी कहाँ से मिले, या हीट दे के मिले, या तो वेल ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल कोलाइड करे ताकि वो एनर्जी मिल जाए। इतना जैसे एनर्जी मिलेगा तो यहाँ जाएगा, यह एनर्जी बढ़ जाता, और यहाँ पर एक्सोथर्मिक क्या होगा, वो ज़्यादा एनर्जी क्या कर लॉस कर देगा, पूरा लॉस कर देगा, और वो किस में शिफ्ट होगा बता, प्रोडक्ट में। मतलब यहाँ जाने से एनर्जी बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ेगा तो उसका स्टेबिलिटी क्या होता है बताओ, घट जाएगा। एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे का इन्वर्सली होता है। तो क्या करेगा, यहाँ जाने के बाद प्रोडक्ट में जाएगा तो मैक्सिमम एनर्जी क्या कर देगा, लॉस कर देगा, और रिएक्टेंस क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट का एनर्जी कम है और रिएक्टेंट का एनर्जी क्या ज़्यादा है, मतलब यहाँ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ क्या, प्रोडक्ट से। इसका मतलब क्या किया कि जब वो रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना तो मैक्सिमम एनर्जी क्या कर दिया बताओ, वो लॉस कर दिया। और यहाँ से यहाँ तक एनर्जी क्या बोलते हैं, उनको मालूम है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज एनर्जी सब क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। कोई पूछेगा बताओ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो बोलना मॉलिक्यूल्स का वह एनर्जी जिसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में क्या मदद करता है, या तो माने रिएक्टेंट का वह एनर्जी जिसको एनर्जी बैरियर को पास करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और वो जैसे एनर्जी बैरियर में क्रॉस करेगा मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। चलो लिख लो। अब बात करते हैं किसका, एंडोथर्मिक का ग्राफ। देखो एंडोथर्मिक का ग्राफ क्या होता है, देख लो पहले। एंडोथर्मिक का ग्राफ क्या होगा, यहाँ देखो तो अब ये रिएक्टेंट से जाएगा प्रोडक्ट, तो क्या करेगा पहले बता, ये हीट को ले लेगा, तब क्या होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ देखो कि मान लेते हैं ये एक्स एक्सेस, ये क्या वाई एक्सेस, इधर आपका एनर्जी बढ़ रहा है, इधर रिएक्शंस क्या प्रोग्रेस, इधर रिएक्शन हो रहा है, ध्यान देना, रिएक्शन क्या बता प्रोग्रेस। यहाँ मान ले रिएक्टेंट किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में, और यहाँ पर क्या बता एनर्जी बैरियर है, एनर्जी बैरियर है। और जो रिएक्टेंट का जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं, एवरेज एनर्जी बोलते हैं। अब इतना एनर्जी लाना पड़ेगा उसको, कहीं से भी लाए तो ये एनर्जी यहाँ आएगा और यहाँ बढ़ जाएगा और ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में शिफ्ट होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या होता है कि एनर्जी बढ़ जाता है, तो एनर्जी बढ़ने से क्या होता है बताओ, स्टेबिलिटी घट जाता है। एस लिखते सिंपली, स्टेबिलिटी क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ से एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, और रिएक्टेंट से क्या होगा, बनेगा प्रोडक्ट, लेकिन पूरी लॉस नहीं करता है। देखो तो इतना ही लॉस किया। अब यहाँ देखो तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टेंट एनर्जी क्या है, कम है, मतलब पूरी एनर्जी को लॉस नहीं किया। मतलब यहाँ क्या है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्या, रिएक्टेंट से, मतलब एनर्जी को अपने पास कुछ रख लिया है। तो इसको बोलते हैं किसका, एंडोथर्मिक ग्राफ। इसको लिखो, थोड़ा पानी पी लेते हैं।
अच्छा, आप बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फ़र्क पड़ता है। लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कि अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कहा जाता है कि जनरली, तुम जानते हो कि जनरली तुम अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी क्या कन्वर्ट होगा। ठीक है, और याद रखना, अगर कहा जाता है कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस तुम रिएक्शन करवा रहे हो, अगर उसमें 10 डिग्री सेल्सियस और ऐड कर दोगे ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ जाता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलो या रेट ऑफ रिएक्शन बोलो, बात बराबर है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, 2 गुना बढ़ जाता है। 2 टाइम्स क्या बताओ, इंक्रीज कर जाता है। तो कहा जाता है ये कि कोई भी जिस टेम्परेचर में तुम रिएक्शन करवा रहे हो, उसमें अगर 10 डिग्री और ऐड कर देंगे ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 2 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें एक ग्राफ दिया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इस पर, तो थोड़ा बात करते हैं उस पर, कर्व के बारे में। देखो, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखो, मान लेते हैं इधर एक ग्राफ बनाया उसने, ये आपका है, मान लेते एक्स एक्सेस, इधर है वाई एक्सेस। यहाँ लिया फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल, क्या लिया, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ध्यान देना। और इधर एनर्जी बढ़ रहा है, इधर तो क्या बढ़ रहा है, बता, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तुमको मालूम है कि गैस मॉलिक्यूल्स के पास 3 तरह का एनर्जी होता है। एक होता है लो एनर्जी, एक होता है एवरेज एनर्जी, एक होता है हाई एनर्जी। जिसकी हाई एनर्जी कब आएगा, जब मॉलिक्यूल क्या करेगा, प्रॉपर ओरिएंटेड में कोलाइड करेगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के, हम लोग भी 3 तरह के इंसान हैं। कोई गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मीडियम फैमिली से, कोई हाई फैमिली से, है ना। तो हाई फैमिली वाले, उसका स्टैंडर्ड कुछ और होता है, मीडियम का स्टैंडर्ड कुछ और होता है, लो फैमिली का स्टैंडर्ड और लो होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स भी फ्रैक्शन 3 तरह का उसमें एनर्जी होता है। एक होता है लो एनर्जी, तो लो एनर्जी वाले कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कहाँ पाएगा उतना एनर्जी, मतलब वेल ओरिएंटेड में कोलाइड नहीं किया है। अच्छा, एक होता है मीडियम टाइप का एनर्जी, मीडियम एनर्जी, और मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास ये एनर्जी होता है, मीडियम एनर्जी होता है, जिसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। और कुछ मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, हाई एनर्जी होता है। और यही हाई एनर्जी क्या करेगा बताओ, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। मतलब 50% के पास क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी होता है। 20% ही मॉलिक्यूल्स क्या बताओ, हाई एनर्जी, मतलब वेल ओरिएंटेड में कोलाइड किया है। और बचा कितना, 70। तो 30% के पास क्या बताओ, लो एनर्जी है। ठीक है, तो इधर फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल से किसी के पास हाई है, किसी के पास लो है, किसी के पास मीडियम टाइप का एनर्जी, और इधर एनर्जी बढ़ रहा है। मान ले एक ग्राफ बना है T1 टेम्परेचर पर, मान ले ग्राफ T1 टेम्परेचर पर, इस तरह ग्राफ, इस तरह से, इसको आगे बढ़ा देते हैं। मान ले T1 टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स के पास लो एनर्जी, यहाँ पर ये लो एनर्जी है, ये वाला, और यहाँ पर क्या बता, हाई एनर्जी है।
और यही हाई एनर्जी का रिएक्टेंस क्या बता प्रोडक्ट में शिफ्ट होगा। ये हाई एनर्जी जो क्या करेगा, आराम से एनर्जी बैरियर क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। और ये एनर्जी जो है ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है। ये आपका जो लो एनर्जी है, ये वाला लो एनर्जी है। T1 टेम्परेचर पर, कुछ टेम्परेचर होगा यहाँ पर, ये तरह क्या मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है। अब इसी एनर्जी को, मीडियम एनर्जी को अगर थोड़ा सा एनर्जी या टेम्परेचर मिल जाएगा, क्या होगा, हाई में कन्वर्ट हो जाएगा। हम अगर मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ पैसा वैसा और मिल जाएगा तो हम क्या होगा, हाई फैमिली में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो कहा जाता है कि अगर 10 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए, T1 पर कुछ टेम्परेचर होगा, उसमें 10 डिग्री और बढ़ा देंगे ना, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना वो समझा कि मीडियम एनर्जी क्या हो गया, हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जैसे हाई एनर्जी में जाएगा वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो जैसे एनर्जी मैंने बढ़ा दिए 10 डिग्री, देखो ऐसे अगर आप चला गए, देखो तो ऐसे 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 आप इतना मोलिक्यूल्स क्या करेगा, अब इतना के पास क्या बताओ, हाई एनर्जी आ गया। अब इतना मोलिक्यूल्स क्या होगा, रिएक्टेंट से क्या होगा, प्रोडक्ट में शिफ्ट आएगा। उसका मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी क्या होगा, तो घट गया। ये मोस्ट प्रोबेबल मोलिक्यूल्स की एनर्जी क्या घट गया, यही मोलिक्यूल क्या रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में शिफ्ट हो गया। कब, मान ले क्या T2 टेम्परेचर पर, और यहाँ पर कितना डिग्री बढ़ा दिए थे बताओ, 10 डिग्री बढ़ा दिए थे, ठीक है। तो अभी 10 डिग्री बढ़ा, मतलब यहाँ पर जो है कि T2 टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू किससे, T1 से। तो टेम्परेचर बढ़ा दिए, अगर उस T1 टेम्परेचर पर अगर 10 डिग्री टेम्परेचर क्या कर दिए, और अच्छा T1 है या T1 लिखो, क्या दिक्कत है। T1 में क्या किया, 10 डिग्री क्या किया, बढ़ा दिए, तो क्या बता, तो T1 + 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्या, T1 से। तो देखो तो मोस्ट प्रोबेबल मोलिक्यूल क्या किया आपका एनर्जी को लेके वो हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। यही होता है क्या, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, लिख लो। अच्छा, इसमें और कुछ बताए थे, इसमें अर्नियस इक्वेशन भी आ जाएगा। बोला था फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शंस ऑफ molecules which cross या which enable to cross the energy barrier, वही molecules एनर्जी बैरियर क्रॉस करेगा जिसके पास इतना एनर्जी हो, e⁻⁻RT, या तो इतना एनर्जी हो या उससे ज़्यादा एनर्जी हो, वो मोलिक्यूल्स क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देगा। तो ये एनर्जी बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली क्या बताओ, ए के बार कितना, E⁻क्या, RT। अब तुमको मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट एक दूसरे का डायरेक्टली होता है। जहाँ रेट लिखे हैं वहाँ रेट कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट डायरेक्टली क्या होता है, E के बार कितना बोलो, E⁻ क्या, RT। रेट कौन क्या बोलते हैं, K बोलते हैं। डायरेक्ट क्या लिखे, A लिखे, A × E/ क्या, E⁻RT के तरह क्या बताओ। इस इक्वेशन को बोलते हैं अर्नियस इक्वेशन। इसको आगे और मॉडिफाई करेंगे इस इक्वेशन को, इसको बोलते हैं अर्नियस इक्वेशन। अर्नियस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ के क्या है, यहाँ के है आपका रेट कांस्टेंट, क्या है, रेट कांस्टेंट। अच्छा, ए क्या है, इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मतलब एक्सपोनेंशियल से पहले है ये ए, या तो इसको बोलते हैं अर्नियस कांस्टेंट,
अर्नियस कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, आर क्या है? आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट आर का जो वैल्यू होता है यहाँ जूल में 8.314 जूल मोल इनवर्स एंड के इनवर्स, और टी तेरा क्या बताओ? टेम्परेचर। लिख लो। लिख लिया होगा। अब इसको प्रूव करेंगे आगे थोड़ा सा। देखो अभी अर्नियस इक्वेशन क्या लाए बता तो, लाए के इक्वल टू ए इन ई के पास कितना ई ए बाय आर टी। इसको क्या करें, इक्वेशन 1 मान लो और दोनों तरफ क्या लो, लॉग ले लो। टेकिंग लॉग बेस ई लेते हैं। टेकिंग लॉग बेस ई ऑन बोथ साइड्स। देखो लॉग बेस ई को हम ln बेस ई भी बोलते हैं, और लॉग बेस ई को जब लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं ना, वी मल्टीप्लाई बाय कितना 2.303। इसको याद रखना। लॉग बेस ई को बोलते हैं ln बेस ई बोलते हैं, और लॉग बेस ई को जब लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं वी मल्टीप्लाई बाय क्या 2.303। लिख लो। तो हम किस में लेते हैं, लॉग बेस ई में लेते हैं। क्या बताओ, लॉग बेस ई के इक्वल टू क्या होता, लॉग बेस ई कितना हो गया ए इंटू ई के बाद कितना बताओ ई ए बाय क्या आर टी। एक फार्मूला होता है, सुनना, लॉग ए इंटू बी का फार्मूला होता है लॉग ए प्लस क्या होता है लॉग बी। यहाँ अप्लाई करो तो क्या बता तो लॉग बेस ई के कितना हो जाएगा, लॉग बेस ई ए इंटू बी क्या होगा प्लस कितना हो जाएगा लॉग बेस ई, यहाँ पर भी पावर भी ई, कितना हो जाएगा ई ए बाय क्या हो जाएगा आर टी। और एक फार्मूला और होता है लॉग ए के पावर एम होता है ना, वो क्या होता है बता, एम लॉग ए होता है। ये कहाँ चला जाएगा, नीचे यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो बता क्या होगा बोलो तो, लॉग बेस ई के इक्वल टू लॉग बेस ई ए, ये माइनस कितना बताओ ई ए बाय कितना आर टी आएगा। बच्चा क्या बताओ, लॉग बेस ई पावर ई, और ये लॉग बेस ई पावर ई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो बता क्या आ गया बोलो तो, लॉग बेस ई के इक्वल टू लॉग बेस ई ए माइनस कितना ई ए बाय क्या आर टी। इक्वेशन 2 मान लो, और लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करो, वी मल्टीप्लाई बाय क्या 2.303। लिखो यहाँ तक ना। चलो ऊपर मिटाते हैं, करो तो क्या बता तो 2.303 क्या बता लॉग बेस 10 के हो जाएगा, इक्वल टू बता यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 क्या होगा लॉग बेस 10 ए हो जाएगा, माइनस कितना बताओ ई ए बाय आर टी। अब सिंपली लिखते हैं लॉग के, मैं समझो वहाँ बेस 10 छिपा हुआ है। ठीक है, सिंपली सा लिखते हैं 2.303 लॉग के, समझो यहाँ 10 है बेस 10 है, इक्वल टू कितना बताओ 2.303 लॉग ए माइनस क्या ई ए बाय आर टी। समझो यहाँ पर बेस 10 है। अब क्या करो, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड 2.303 डिवाइड कर दो, दोनों तरफ डिवाइड कर दो किससे 2.303 से। बता क्या आएगा, देखो तो टाइम भी बहुत हो गया, स्कूल भी जाना है, इसको सॉल्व कर देते हैं। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स कितना 2.303। बता कितना हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 मत लिखो, लॉग के लिखो सिंपली, कितना बता 2.303 बाय यहाँ डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 2.303, अब कितना हो जाएगा 2.303 कितना
log a माइनस कितना हो जाएगा ई ए बाय कितना 2.303 आर टी। दोनों तरफ क्या किए 2.303 क्या डिवाइड कर दिए, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बता क्या है बोलो तो log के इक्वल टू कितना बता log a माइनस कितना ई ए बाय कितना 2.303 क्या आर टी। इस इक्वेशन को लिखो, एक इक्वेशन ये बन गया। इससे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तुमको मालूम था एक ग्राफ क्या y इक्वल टू क्या होता है एम एक्स प्लस सी होता है, y होता है y एक्सेस, m होता है स्लोप, x होता है x एक्सेस, c होता है इंटरसेप्ट। तो इसको लिखो ना। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा माइनस को पहले लिखो प्लस को बाद में लिखो। तो क्या बता तो log के इक्वल टू बता क्या हो जाएगा log सॉरी इसको पहले माइनस को लिखो माइनस ई ए बाय आर टी प्लस क्या log ए। देखो तो यहाँ y की जगह में क्या बताओ log के है, m की जगह में क्या है यहाँ m स्लोप है, या m की जगह कितना है बताओ माइनस ई ए बाय आर है, और x क्या है x ये तरह क्या है इतना गलती हो गया, ये वाला कहाँ लिखे 2.303 आर टी है ना। तो देखो तो यहाँ y की जगह कितना बताओ log के है। अच्छा x की जगह कितना है 1/t, 1/t। तो m कितना हो जाएगा बता m स्लोप है कितना होगा माइनस ई ए बाय 2.303 आर होगा। अच्छा c क्या इंटरसेप्ट क्या बता यहाँ पर log a है, किसमें ये प्लस के फॉर्म में। तो ग्राफ बताए थे कि अगर c जैसे मान ले ग्राफ इस तरह देखो, मान लो इस तरह से, मान ले x एक्सेस है ये y एक्सेस, यहाँ c 0 होता है। अगर c का वैल्यू प्लस होगा तो ऊपर जाएंगे, c का वैल्यू नेगेटिव आएगा कहाँ नीचे आएंगे। देखो c का वैल्यू क्या प्लस में है ऊपर जाएगा, मान लो यहाँ चले गए। अब वहाँ देखेंगे अगर स्लोप नेगेटिव आएगा तो नीचे आएंगे, स्लोप ऊपर आएगा तो अगर स्लोप नेगेटिव तो नीचे आएंगे, स्लोप पॉजिटिव तो ऊपर जाएंगे। तो यहाँ देखो स्लोप कैसा है नेगेटिव है, तो यहाँ से हम लोग अच्छा यहाँ y में क्या बताओ log के है, x में कितना बताओ 1/t है, और यहाँ स्लोप नेगेटिव तो नीचे क्यों आएंगे, स्लोप कितना बताओ माइनस कितना ई ए बाय कितना 2.303 आर है, और यहाँ पर ये वाला वैल्यू क्या है c है, c कितना बताओ अब यहाँ पर log क्या है ए, यही ग्राफ होता है लिख लो। लिख लिया। चलो अब बात करते हैं हम इस इक्वेशन को डिफरेंट टेम्परेचर पर निकालना चाहते हैं T1 पर और T2 में अलग अलग टेम्परेचर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मान लें अगर T1 टेम्परेचर पर होगा तो उसके लिए रेट कांस्टेंट क्या मान लिए K1 मान लिए, T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट क्या मान लिए बता K2 मान लिए। तो बता क्या होगा ये क्या बताओ log मान लें क्या हो जाए K2 एक बार, या K1 पहले मान लो इक्वल टू कितना बता log A तो कांस्टेंट टर्म है, माइनस ई ए भी क्या है एक्टिव एनर्जी भी क्या है कांस्टेंट है, बाय कितना 2.303 आर भी होता है गैस कांस्टेंट, तो आर लिखो, या T1 में टी का क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा। इक्वेशन मान लो इसको 3 मान लो ना, ठीक है। उस तरह K2 के लिए क्या बताओ log K2 कितना बताओ log A माइनस क्या बताओ ई ए बाय कितना 2.303 क्या बताओ आर T2 हो जाएगा। इक्वेशन 4 होगा, और 4 को 3 को माइनस कर दो, ठीक है। देखो क्या होता है माइनस करो तो इक्वेशन 4 को 3 से क्या कर दो माइनस कर दो, कितना बताओ तो log K2 माइनस कितना बताओ log K1, K2 का वैल्यू कितना बताओ log A माइनस क्या बताओ ई ए बाय 2.303 आर T2। समझ में आ रहा है ना, खाली सॉल्व करें कुछ तो कर नहीं रहे हम। चलो
ये log K2 log K1 माइनस K1 को बताओ क्या बताओ, log A माइनस क्या बताओ ई ए बाय कितना 2.303 RT1। माइनस को खोलो आप, माइनस खोल लो। अच्छा log A माइनस log B क्या होता है, log A बाय B होता है, कितना हो जाएगा log K2 बाय क्या हो जाएगा K1 हो जाएगा। यहाँ खोलो इसको, कितना बताओ log A माइनस कितना बताओ ई ए बाय कितना 2.303 RT2। ये क्या होगा बताओ माइनस log A और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ई ए बाय कितना 2.303 क्या RT1। ये माइनस log A प्लस log A क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो बता क्या बोलो तो log K2 बाय क्या K1। आप प्लस को पहले लिखो माइनस के बाद में लिखो, कितना हो जाएगा बताओ ई ए बाय कितना 2.303 RT1 माइनस कितना ई ए बाय कितना 2.303 क्या RT2। यहाँ कॉमन कौन है निकाल लो, जो कॉमन चीज़ है। तो बता क्या कॉमन है बताओ यहाँ log K2 बाय K1 ई ए बाय क्या 2.303 R कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा 1/T1 माइनस कितना 1/T2। यही क्वेश्चन होता है अर्नियस का। आगे से सॉल्व कर लेते हैं तो इससे न्यूमेरिकल बनेगा, लिख लो। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल बता देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।